हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ क्लास 11 का चैप्टर जिसका नाम है कोश का चक्र और कोश का विभाजन। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था। इसके मैंने 2 लेक्चर आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं पहले। तो इसमें हम पढ़ रहे थे इंटरफेस यानी कि अंतरावस्था, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था और G0 अवस्था। तो इनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया था। इनके बारे में अच्छे से हमने डिटेल में क्या करी थी, 2 लेक्चर में सारी चीज़ें मैंने आपको कवर करा दी है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, अभी आए हैं, तो आप पहले 2 लेक्चर जाके देख लीजिए, जिससे आपके जो डाउट होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो आगे का लेक्चर मैं कंटिन्यू करूँगी और इसमें आज हम पढ़ेंगे अंतरावस्था। आज हम इसमें पढ़ेंगे एम फेज। तो एम फेज हम पढ़ेंगे इसमें, और इसमें एम फेज को 2 भागों में बांटा था, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस पढ़ेंगे। कैरियोकाइनेसिस में भी 4 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, कैरियोकाइनेसिस। तो हम पढ़ेंगे समसूत्री विभाजन। तो हम क्या पढ़ेंगे इसमें, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को बोलते हैं माइटोसिस, इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस, समसूत्री विभाजन को। तो इसमें समसूत्री विभाजन में क्या पढ़ेंगे हम, एम अवस्था। एम अवस्था को क्या बोलते हैं, गुणन अवस्था यानी कि सूत्रीय अवस्था। एम अवस्था को और दूसरा नाम क्या है, इसको गुणन अवस्था बोलते हैं और इसको सूत्रीय अवस्था भी बोलते हैं। तो दूसरा क्या है, गुणन अवस्था और यानी कि सूत्रीय अवस्था। तो इसमें पढ़ रहे थे हम एम अवस्था यानी कि गुणन अवस्था, जिसे हमने बोला सूत्रीय अवस्था। जो एम अवस्था है वो यानी कि कोशिका में एम अवस्था में कितने टाइम तक रहती है, 1 घंटा। तो यानी कि जो ज़्यादातर समय जो व्यतीत करेगी कोशिका वो किस में करेगी, तो यानी कि एम अवस्था जो समय कोशिका जो विभाजित होती है वो कितना टाइम लेती है कोशिका विभाजन होने में, तो 24 घंटे लेती है। यानी कि अगर 23 घंटे की हम बात करें तो 23 घंटे जो होगा वो कौन सी अंतरावस्था में, जो 23 घंटा होगा अंतरावस्था में क्या होगा, उसका टाइम पीरियड रहेगा। यानी कि 23 घंटे जो समय लेगी वो कौन सी अवस्था लेती है, इंटरफेस। लेकिन जो शेष 1 घंटा बचता है वो कौन सी अवस्था लेगी, एम अवस्था। तो एम अवस्था में सबसे कम टाइम होता है, यानी कि 1 घंटा समय सबसे कम टाइम लेती है एम अवस्था अपने गुणन होने में, जिसे हमने बोला सूत्रीय अवस्था यानी कि गुणन अवस्था। तो जो एम अवस्था होगी, एम अवस्था में भी 2 अवस्था, यानी कि सबसे पहला क्या बताया था मैंने, यानी कि इसमें केंद्रक विभाजन होगा, फिर क्या करती है एम अवस्था में, फिर उसके बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका विभाजित होती है। तो सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजित होती है। तो एम अवस्था क्या होगी, 2 भागों में विभाजित होती है। तो एम अवस्था में भी 2 भागों में यानी कि ये बटी होगी। सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस यानी कि केंद्रक विभाजित होगा, फिर उसके बाद क्या बताया था मैंने, उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। उसके बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैरियोकाइनेसिस की। तो जो कैरियोकाइनेसिस है इसमें कितनी अवस्था आती है, इसमें भी 4 अवस्था आएंगी कैरियोकाइनेसिस में। तो कौन कौन सी अवस्था आएगी, जैसे सबसे पहले आएगी पूर्वावस्था, उसके बाद आएगी मध्यावस्था, यानी कि सबसे पहले कौन सी अवस्था आएगी, पूर्वावस्था। पूर्वावस्था को क्या बोलते हैं, प्रोफेज। तो पूर्वावस्था को क्या बोलते हैं, प्रोफेज। सबसे पहले आएगी कैरियोकाइनेसिस में पूर्वावस्था, फिर उसके बाद क्या आएगी मध्यावस्था। मध्यावस्था को क्या बोलते हैं, मेटाफेज। उसके बाद कौन सी अवस्था आती है, पश्चावस्था यानी कि एनाफेज। एनाफेज के बाद कौन सी अवस्था आती है, अंत्यावस्था यानी कि
टीलोफेज। तो ये 4 अवस्था होंगी कैरियोकाइनेसिस में, इसे क्या बोलते हैं? टीलोफेज। तो ये 4 अवस्था होंगी। सबसे पहले पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और उसके बाद आती है अंत्यावस्था। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पूर्वावस्था की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोफेज की, यानी कि पूर्वावस्था की। तो पूर्वावस्था क्या है? पूर्वावस्था क्या है? एक सबसे लंबी अवस्था है। तो अगर हम बात करें इन चारों में, यानी कि पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंतावस्था, तो अगर हम इन चारों की बात करें तो सबसे जो लंबा समय होता है वो किस अवस्था का होता है? पूर्वावस्था का होता है। तो सबसे लंबी अवस्था कौन सी होगी? पूर्वावस्था। तो ये इसका पहला पॉइंट हो गया। तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इसमें धागे जैसी संरचना होती है। एक कोशिका में धागे जैसी संरचना होगी जिसे हम नाम देते हैं क्रोमेटिन। मैंने कोशिका चैप्टर था, यानी कि सेल चैप्टर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो कोशिका होती है उसमें एक धागे जैसी संरचना होती है जिसको मैंने नाम बताया था क्रोमेटिन। तो जो क्रोमेटिन होता है ये कैसे होते हैं? धागे जैसी संरचना होती है। और ये एक कोशिका में धागे जैसी संरचना क्या होती है? कोशिका में फैली रहती है। फिर उसके बाद क्या होता है? ये क्रोमेटिन संघनित होकर या सिकुड़कर क्या बनाते हैं? गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि संरचना कैसे होगी? जैसे एक कोशिका है तो उसमें ऐसी धागे जैसी संरचना होगी। तो ये धागे से संरचना होती है और आगे चलकर क्या बनाती हैं? ये ऐसे गुणसूत्र का क्या करती हैं? ऐसे गुणसूत्र सिकुड़कर ये गुणसूत्र क्या हो जाते हैं? आपस में चिपक कर गुणसूत्र का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है? कोशिका है। तो दूसरा जो पॉइंट होगा इसका, तो वो क्या होगा कि क्रोमेटिन जो होंगे यानी कि धागे जैसी संरचना क्या होगी? संघनित होकर या सिकुड़कर, जिसे हमने नाम दिया क्रोमेटिन, तो ये क्या करेंगे? गुणसूत्र का निर्माण करेंगे। तो दूसरा पॉइंट यही हो गया इसमें कि क्रोमेटिन संघनित होकर या सिकुड़कर, संघनित होकर या सिकुड़कर गुणसूत्र का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। गुणसूत्र का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। जैसे मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी मैंने आपको इसमें समझाया है। तो 2 पॉइंट ये हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या होगा? जो तारक केंद्र हैं, यानी कि तारक काय क्या होते हैं? तारक केंद्र से मिलकर बने थे, मैंने सेल चैप्टर में आपको पढ़ाया है। तो तारक केंद्र क्या करते हैं? विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं और क्या निकालते हैं? तरकु तंतु निकालते हैं, यानी कि स्पाइंडल फाइबर का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो कोशिका में क्या होंगे? जो तारक केंद्र होंगे, यानी कि तारक काय से मिलकर बने होते हैं तारक केंद्र। तो तारक केंद्र ध्रुवों की ओर क्या होंगे? चलना प्रारंभ कर देते हैं। तो क्या निकालते हैं? तरकुतंतु निकालते हैं। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया कि तारक केंद्र क्या होंगे? विपरीत, कोशिका में तारक केंद्र क्या होंगे? विपरीत ध्रुवों पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, ध्रुवों पर या पहुंच जाते हैं और क्या निर्माण करते हैं? तरकुतंतु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तरकुतंतु का। तरकुतंतु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा पॉइंट। और इसमें जैसे तरकुतंतु का निर्माण होगा तो इसका जो कोशिका द्रव्य, ये जो कोशिका द्रव्य है ये कैसा हो गया? गाढ़ा हो गया। और जब कोशिका द्रव्य क्या होगा? गाढ़ा होगा, तो उसमें कोशिका अंग क्या होंगे? दिखाई नहीं देने के, यानी कि जितने भी कोशिका अंग होंगे, जैसे कोशिका गोल्जिकाएं, अंतःद्रव्य जालिका, राइबोसोम, तो ये क्या होंगे? इसमें दिखना बंद हो जाएंगे, यानी कि ये कोशिकांग इसमें दिखाई नहीं देंगे। तो कोशिका द्रव्य में क्या होंगे? कोशिकांग दिखाई नहीं देंगे। ये तीसरा पॉइंट हो गया। और 4 पॉइंट क्या होगा इसमें? कि कोशिका द्रव्य में कोशिका अंग दिखना क्या हो जाते हैं? बंद हो जाएंगे। तो चौथा पॉइंट यही है, कोशिका द्रव्य में या ऐसा बोलो कि कोशिका द्रव्य में कोशिका अंग नहीं दिखाई देते। कोशिका अंगक क्या होंगे? दिखाई नहीं देते। तो ये हमारे हो गए 4th पॉइंट।
अब बात करें हम 5 पॉइंट की, तो 5 पॉइंट क्या होगा, इसमें केंद्रक जो आवरण होगा वो क्या होगा, विलुप्त होना प्रारंभ हो जाता है, यानी कि केंद्रक आवरण क्या होगा, खत्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें प्रोफेज में क्या होगा, केंद्रक आवरण विलुप्त होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमारा हो गया 5वां लक्षण, केंद्रक आवरण विलुप्त होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो ये हमारे हो गए 5 पॉइंट। अब मैंने ये जो थी हमारी पूर्वावस्था यानी कि प्रोफेज, ये हमारी कंप्लीट होगी। अब अगली पॉइंट की बात करते हैं। अगली जो अवस्था है वो क्या है, मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज। अब बात करते हैं मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज की। तो मध्यावस्था की बात करें यानी कि मेटाफेज, तो मध्यावस्था कभी स्टार्ट होगी, मध्यावस्था जब स्टार्ट होती है जब केंद्रक आवरण पूर्ण रूप से क्या होंगे, विलुप्त हो जाते हैं, यानी कि केंद्रक आवरण का क्या होगा, पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा। तो अवस्था कौन सी स्टार्ट होगी, मध्यावस्था यानी कि मेटाफेज। तो मेटाफेज जो होगी कभी स्टार्ट होगी, जब केंद्रक आवरण क्या होगा, पूर्ण रूप से विलुप्त हो जाएगा। तो मध्यावस्था क्या होगी, ऐसे ही प्रारंभ होगी। तो ये मध्यावस्था में क्या होगा, पहला पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था में जो तारक केंद्र से तर्कतंतु निकलते हैं वो क्या करेंगे, गुणसूत्र के किससे जाकर जुड़ेंगे, काइनेटोकोर से जाकर क्या होंगे, जुड़ जाते हैं। और क्या करते हैं, गुणसूत्र को एक सीधी रेखा यानी कि सीधी पंक्ति में लगा कर रखते हैं। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया मध्यावस्था का, कि क्या करेंगे, जो तारक केंद्र से तर्कतंतु निकलेंगे वो गुणसूत्र के किससे जाकर जुड़ते हैं, काइनेटोकोर से जाकर क्या होंगे, जुड़ेंगे। और उसके बाद एक सीधी रेखा या सीधी पंक्ति में यानी कि गुणसूत्र को क्या करेंगे, एक लाइन में लगा कर रखते हैं। तो ये मध्यावस्था का बी पॉइंट हो गया। तो कोशिका में क्या होगा, जैसे गुणसूत्र हैं, तारक केंद्र से क्या निकलेंगे, तर्कतंतु निकलेंगे और गुणसूत्र के किससे जाकर जुड़ेंगे, काइनेटोकोर से जाकर जुड़ेंगे। तो जैसे मैंने बताया आपको कैसे जुड़ते हैं एक पंक्ति में, तो गुणसूत्र क्या होंगे, ऐसे बिखरे हुए रहते हैं। तो जैसे तारक केंद्र जैसे ध्रुवों पर जाएंगे तो ये क्या करेंगे, गुणसूत्र से जुड़ेंगे, गुणसूत्र से जैसे ही गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जाकर जुड़ेंगे और फिर क्या होंगे, एक सीधी रेखा में क्या होंगे, लग जाएंगे। ऐसे सीधी रेखा में क्या होते हैं, लगे रहते हैं। तो ये किस अवस्था में होगा, मध्यावस्था में होता है, यानी कि मेटाफेज में होगा, मध्यावस्था में ये प्रोसेस होती है। तो ये बी पॉइंट हो गया हमारा। अब सी पॉइंट की बात करें तो अगर गुणसूत्र की आकृति का हमें अध्ययन करना है तो उसके लिए जो बेस्ट अवस्था होगी वो कौन सी होती है, वो मेटाफेज अवस्था होती है। वो यही अवस्था होती है अगर हमें गुणसूत्र की आकृति का अध्ययन करना है। तो ये सी पॉइंट हो गया कि ये गुणसूत्र की क्या है, बेस्ट अवस्था है। गुणसूत्र की आकृति की देखने की क्या है, ये बेस्ट अवस्था है, बेस्ट क्या है, ये अवस्था है। तो आकृति का अगर हमने अध्ययन करना है तो ये सबसे अच्छी अवस्था होती है। तो मैंने 2 अवस्था ख़त्म करी है कैरियोकाइनेसिस में, एक मध्यावस्था और दूसरी सबसे पहले मैंने पढ़ाई पश्चावस्था और उसके बाद मैंने पढ़ाई मध्यावस्था। तो आई होप कि बच्चों मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आगे के लेक्चर में मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद।